हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो एक मेजर पार्ट होगी मेटलर्जी की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। तो धातु का जब निष्कर्षण करेंगे तो इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे हम लोग स्टडी किए हुए थे कि पहले मेटल का हम लोग सांद्रण करेंगे, दैट मीन्स कंसंट्रेशन करेंगे, और उस सांद्रित अयस्क से कंसंट्रेट और से हम लोग क्या करेंगे, मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, धातु का निष्कर्षण करेंगे। और उस धातु का निष्कर्षण जो करते हैं हम लोग, धातु को ऑक्साइड से करते हैं, मेटल को ऑक्साइड से करते हैं। इसके लिए जो सबसे हमारे पास मेजर जो उसका स्टेप था वो या तो कैल्सिनेशन था या रोस्टिंग था, जो कि हम लोग पिछले स्टेप में उसका क्या किए थे बच्चों, स्टडी किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे वीडियो सब स्टडी भी कर रहे होंगे और उसके लिए एक नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा करे। खैर, तो हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन ज़रूर करेंगे। तो अब कौन कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, आज उसी का हम आपके सामने में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आप क्या करोगे, उसको शुरू से अंत तक देखोगे और उसे आप आसपास के जितने बच्चे हैं जो कि मजबूर हैं, वो कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप उसे ज़रूर शेयर कर दोगे ताकि आपकी भलाई हो, उस बच्चों की भलाई हो और मेरी शायद मेहनत आप लोगों के लिए रंगत ला दे। ओके, तो जो सबसे हमारे पास जो मेजर पार्ट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट भी क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, खास करके बोर्ड में अगर पूछेंगे तो आपको 2 मार्क्स का तो नहीं पूछता, 3 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का पूछता है। इसलिए मैं इसे मेजर टॉपिक के रूप में देखूंगा आपके सामने में और लिखूंगा भी। तो सबसे जो इसमें मेजर टॉपिक था हमारे पास वो आज यहाँ पर है और उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। हमारे पास है वो हेडिंग के रूप में जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर एवं आयरन का निष्कर्षण, है ना, एवं आयरन का उसके अयस्क से निष्कर्षण। प्यारे बच्चों, आप लोग साथ में लिखते जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। शायद ये मैंने पिछले क्लास में बोला था। इनमें से जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। जो आपके पास 4 मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है, ये बोर्ड में बार बार रिपीट करते रहता है, खास करके बिहार के बोर्ड में, सीबीएसई की बोर्ड भी करती है, बिहार के बोर्ड में, जैसे कि बिहार के बोर्ड में इस बार पूछा हुआ था जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो इसको आप क्या करोगे बच्चों, पूरी तरह से ब्रेन में सेट कर लोगे और सेट करने की आइडिया मैं यहाँ पर दे दूँगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन देखें। तो हेडिंग में डालो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन सबसे पहले इसको करना है। क्यों? छोटा है। जिंक का निष्कर्षण। जिंक का निष्कर्षण हम लोग कैसे करें, है ना। तो जब भी पूछे जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं या कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखने का अंदाज होनी चाहिए, किस प्रकार से हम लोग इसको लिखें ताकि हम लोग को अधिक से अधिक मार्क्स मिले। यही तो हमारी प्रायोरिटी होती है एग्जाम की। तो सबसे पहले आपको जो अगर पूछता है जिंक एक्सट्रैक्शन कैसे करें, तो जिंक के जो इम्पोर्टेंट कुछ और होते हैं, 1 2 3 4 5 जितना भी लिखना चाहते हो, कम से कम 3 जरूर लिखो। उसका जो इम्पोर्टेंट और है उसको जरूर लिखो। तो मैं यहाँ पे आपके सामने में लिखने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट और ऑफ जिंक। शायद इतना सा इंग्लिश चलेगा, उसे आप हिंदी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। पहला है कैलामाइन। शायद आप प्यारे बच्चे हैं, केमिकल फॉर्मूला जरूर याद कर लिए होंगे, और नहीं कर लिए जरूर कर लें, वो आपके लिए फायदा कारक होगा। जिंक ब्लेंड, इसी को स्प्लेराइड भी कहा था।
स्प्लेराइड जिसका फॉर्मूला होगा आपके पास ZnS, जिंकाइट, जिसका फॉर्मूला होगा ZnO, है ना। और सारे हैं, जैसे और सारे इसमें आते हैं, तो उन सबको हम लोग यहाँ नहीं लिखने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिख लिया। तो इनमें से किस जिंक के अयस्क से, जिंक की ओर से हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो ये कहा जाता है कि जनरली जिंक का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, वो जिंक ब्लेंड के ओर से किया जाता है। तो हम लोग कैसे करें वो तो देखेंगे यहाँ पर। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे लिखने जा रहा हूँ सामान्यतः जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड और फार्मूला तो आपको पता है, और से किया जाता है। जब एक्सट्रैक्शन करोगे किस प्रकार से करोगे, कौन कौन से रास्ते से गुजरेंगे, दैट मीन्स स्टेप्स, है ना। जिंक ब्लेंड और से निम्नलिखित पदों में किया जाता है। तो देखो बच्चों, आप घबराओगे नहीं, फिंगर पर है, फिंगर पर सब कुछ हम लोग कर लेंगे। सल्फाइड और है तो सबसे पहले इसका हम लोग सांद्रण करेंगे, क्योंकि सल्फाइड और है तो, और सल्फाइड और का सांद्रण किस विधि से करते हैं हम लोग, फैन पल्लवन विधि से करते हैं, है ना। तो कौन कौन से स्टेप होंगे, स्टेप फर्स्ट, पहला जो है सांद्रण है, कंसंट्रेशन है। आप लोग थोड़ा सा हिंदी में लिख लोगे बाबू, इसको हम लोग सांद्रण कहते हैं, है ना। सांद्रण किस विधि से करेंगे हम लोग, फैन पल्लवन विधि से करेंगे। किस प्रकार से करते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग उसको सांद्रण में देख चुके हैं। ये आपको कभी नहीं लिखना है कि फैन पल्लवन विधि से किस प्रकार से सांद्रण करते हैं, सिर्फ ये कह देना है कि सल्फाइड और है, जिसका हम लोग जो कंसंट्रेशन करेंगे, सांद्रण करेंगे, वो किस विधि से करेंगे बाबू, फैन पल्लवन विधि से, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करेंगे। जिंक ब्लेंड और का सांद्रण, कंसंट्रेशन, इसको हिंदी में सांद्रण बोलते हैं, कंसंट्रेशन, फैन पल्लवन विधि, अंडरलाइन करोगे, पल्लवन विधि से किया जाता है। चलो आपने इसका सांद्रण कर लिया, सांद्रण करने से क्या हुआ, जो भी घुलनशील उसमें अशुद्धियाँ थी वो क्या हो गया, घुल गया, है ना। इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई, सल्फाइड और ऊपर आ गया। और अब अगर वो जो सल्फाइड लिख लिए होंगे शायद, अगर वो जो सल्फाइड और का आपने सांद्रण किया, सांद्रण करने के बाद में इसमें जो कुछ अशुद्धियाँ रह गई, वाष्पशील अशुद्धियाँ, उसको हम लोग प्रावर्तनी भट्टी में डालकर गर्म करेंगे। अब गर्म करोगे तो हटाने की दो विधि हैं उससे अशुद्धियाँ, या तो उसका कैल्सिनेशन कर लो या तो फिर रोस्टिंग कर दो। तो आपके पास दो रास्ते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे, अगर वो कार्बोनेट और है तो उसका हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी, ओके। अगर वो सल्फाइड और है तो हम लोग उसको क्या करेंगे बाबू, रोस्टिंग करेंगे, तो उसे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। क्योंकि सल्फाइड और है तो आप इसका क्या करोगे, रोस्टिंग करोगे। तो सेकेंड स्टेप इज स्टेप 2, रोस्टिंग। क्या करेंगे, कंसंट्रेट ओर को हम लोग रिवर्टिव फर्नेस में डालेंगे, प्रावर्तनी भट्टी में डालेंगे, ओके। कंसंट्रेटेड सांद्रित ओर या कंसंट्रेटेड और आप लोग बच्चों लिख लेंगे सांद्रित अयस्क,
कंसंट्रेटेड ओर को परावर्तनी भट्टी में, कंसंट्रेटेड ओर का परावर्तनी भट्टी, जिसको हम लोग रिवर्टिव फर्नेस बोलते हैं, परावर्तनी भट्टी में रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग, जिसको जारन बोलते हैं हम लोग, रोस्टिंग किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों? इससे जो भी वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों के रूप में बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो थोड़ा सा आपको रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री हमारे हर रिएक्शन का सब्जेक्ट मानी जाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। और रिएक्शन लिखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे। रोस्टिंग करोगे, सल्फाइड और है, एयर के प्रेजेंस में करोगे, इन एक्सेंस ऑफ एयर करेंगे, एयर वेंट जो थे उसको खोल देंगे हम लोग, है ना, करेंगे। इस प्रकार से करें ताकि वो मेल्टिंग पॉइंट से पाले रहे और आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इम्प्योरिटी के रूप में तो वो बाहर निकल जाएगा, है ना। रिएक्शन बैलेंस करने में पिछले क्लास में आपको पिछला लेक्चर बताया था। इस प्रकार से अब आपको 2 दूना 4 2 6 है, तो इसको बैलेंस कर दो। थोड़ा यहाँ गौर फरमाएंगे बच्चों, जो सल्फाइड ओर हैं, उस सल्फाइड ओर में जिंक सल्फाइड जो थे आपने रिवर्टिव फर्नेस में डाला, परावर्तनी भट्टी में डाला, इसके जितने भी अमाउंट था सबको आपने डाल दिया। उनमें से जो कुछ अमाउंट थे, कुछ मात्रा इसकी जो थी, वो सीधे जिंक ऑक्साइड में नहीं बदलता, कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में बदल जाती है। लेकिन हम लोग मेटल की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे बाबू? इसे जिंक ऑक्साइड से। अगर वो जिंक सल्फेट बदलेगी तो भी उसको डिकम्पोज होकर टूट के कहाँ आना पड़ेगा? इसे जिंक ऑक्साइड में आना पड़ेगा, जिससे मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ जिंक सल्फाइड परावर्तनी भट्टी में, कुछ जिंक सल्फाइड परावर्तनी भट्टी में जिंक सल्फेट में बदल जाती है, जो पुनः अपघटित होकर क्या देखिए बच्चों, जिंक ऑक्साइड बनाती है ना। तो मैं इस रिएक्शन को दिखा दूं? चलो बच्चों, आप लोग भी दिखा दोगे? जरूर दिखाना, क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वफादार बच्चे हैं, जरूर करोगे। जिंक सल्फाइड उसी परावर्तनी भट्टी में काम हो रही है, जिंक सल्फेट बन गई। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। जिंक 1 है, 1 है, सल्फर 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ 4 है, तो मैं इसे 2 कर दिया। ये जिंक सल्फेट बना, ये फर्दर डिकम्पोज होकर अपघटित होकर क्या बनाएगी बच्चों? जिंक ऑक्साइड बनाएगी। तो मैं उसको फिर से दिखाऊं फर्दर में। जिंक सल्फेट जो थे, ये जो आया था, वो डिकम्पोज कर जाएगी, टूट जाएगी। टूटने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। एक काम कहाँ हो रहा है? उसी रिवर्टिव फर्नेस में, परावर्तनी भट्टी में हो रही है। तो आपके पास जिंक ऑक्साइड बना, जो वाष्पशील गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, बाहर निकल जाएगा, और कुछ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकल जाएंगे। चलो मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। मैंने बताया था अगर ऑड नंबर में तो उसको इवन नंबर बना लो। 2 2 4 है, यहाँ पर 1 5 है। चलो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
जिंक 2 हो गया, 2 कर दिया। अब सल्फर 2 हो गया, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया ना। तो सारा रिएक्शन बैलेंस हो गया हुआ, 4 नॉन 8 ऑक्सीजन है। अब आपके पास 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन है क्या। अब आपके पास जिंक ऑक्साइड मिल चुका है। अब इस जिंक ऑक्साइड से ही हम लोग क्या करेंगे, मेटल की प्राप्ति करेंगे। और मेटल की प्राप्ति कैसे करेंगे, देखो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, जब जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, सॉरी जो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगी, उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे हम लोग, अवकरण करेंगे किसी अवकारक की उपस्थिति में, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में। दैट मीन्स हम लोग अब इसका रिडक्शन करने जा रहे हैं। तो स्टेप 3 होगी हमारी, स्टेप 3। और वो कौन सा होगा बच्चों, रिडक्शन होगा, जिसको हम लोग हिंदी में अवकरण बोलेंगे। ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू, अवकरण बोलेंगे। आप उसे लिख लोगे। अब जिंक ऑक्साइड को चूर्णित कोक, दिस इज कोक, चूर्णित कोक के उपस्थिति में टेम्परेचर लगभग 1613 केल्विन प्रोवाइड करते हैं। रेंज होता है, कहीं 16 से 13 लिखा होगा, कहीं 16 से 12 लिखा होगा, कहीं 16 से 10 लिखा, कहीं 16 से भी लिखा होगा। दैट मीन्स एक इसी रेंज में लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चूर्णित कोक के उपस्थिति में 16 से 13 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जहाँ क्या होगा बाबू, जहाँ अवकरण रिडक्शन, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, जहाँ अवकरण के कारण जिंक की प्राप्ति होती है ना। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, आप देश के भविष्य हो, हमारे देश के फ्यूचर हो। ज़रूर ही हम लोगों की बातों को माननी चाहिए। अच्छा करोगे, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ। रिएक्शन दिखा दूँ, रिएक्शन है आपके पास बाबू। जिंक ऑक्साइड जो हमारे पास बना, उसको हम लोग चूर्णित कोक की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। टेम्परेचर 1613 केल्विन लगभग होनी चाहिए। वो इसका रिडक्शन कर देगी, अवकरण कर देगी जिंक में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल कर, गैस से बाहर निकल जाएगा, है ना। अब देख सकते हो रिडक्शन हो गया है, ये रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन क्यों, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाती है। और ऑक्सीजन का हटना और रिडक्शन होने के लिए जो भी आप यहाँ कोक का इस्तेमाल किए थे, रिडक्शन होने के लिए जो भी आप एक एजेंट के रूप में यूज करोगे, उस एजेंट को नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसको अवकारक कहते हैं, अवकारक कहते हैं ना। इस प्रकार से आपको जिंक की प्राप्ति होगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछती है जिंक एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, तब तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। हो सकता हो 4 मार्क्स देगा कि, बट ये 4 मार्क्स के टॉपिक नहीं, अधिक से अधिक आपको सिर्फ 3 मार्क्स में पूछते हैं, है ना। तो आप इसे ज़रूर ही अपने ब्रेन में इसको इनपुट कर लोगे, स्टोर कर लोगे, कभी इसे फॉरगेट नहीं करनी चाहिए। फिंगर देखो, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूँ। सल्फाइड ओर से हम लोग जनरली जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जब सल्फाइड ओर आ गई तो आपके पास सल्फाइड ओर आ गई, पहले कंसंट्रेशन करोगे, फिर पल्लवन विधि से, क्योंकि सल्फाइड ओर है। जब वो कंसंट्रेट हो गए, सांद्रित हो गई, तब उसका हम लोग क्या करेंगे, या रिवर्टिव फर्नेस में कैल्सिनेशन करेंगे, सॉरी रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि सल्फाइड ओर है। जब आप रोस्टिंग कर दिया तो उसका वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकल गई, जिंक ऑक्साइड में बदल चुका था। अब जिंक ऑक्साइड बदल गया, तब क्या करोगे, अब उसको कोक के प्रेजेंस में रिड्यूस कर दो, रिडक्शन करा दो, अपकरण करा दो।
अपकरण कराओगे तो अपकृत होकर वो क्या बनाएगा, वो आपको जिंक मेटल आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। तो बच्चों उम्मीद मैं करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही प्यारी लगेगी, मैं उम्मीद करूँगा। और अगर अच्छा लगे, अच्छा तो लगेगा ही, आप इसे ज़रूर ही शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो बच्चे दूर दराज में पड़े हुए हैं, जो बच्चे एजुकेशन को अचीव नहीं कर पा रहे किसी प्रकार से, तो फिर उसे क्या करोगे, शेयर करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी भलाई होगी, उस बच्चों की भलाई होंगे, और अगर उसका रिजल्ट बनता है तो शायद आपकी वो क्या करेंगे, शुक्रिया करेंगे। ओके, इसलिए बच्चों अब जो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सब एक्सट्रैक्शन है, थोड़ा सा मेजर है, बड़ा है, आज मैं छोटा पार्ट लेकर आया था। तो मेजर पार्ट जो इसके पास होंगे, बड़े बड़े जो टॉपिक आएंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन होगा, फिर कॉपर का एक्सट्रैक्शन होगा, थोड़ी एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा मेजर में आ जाती है वो, खास करके हमारे पास कॉपर और ये आयरन जो है। तो उस वीडियो को लेकर मैं आपके साथ फिर से नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होता हूँ, फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए RKSM की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सब आराम से रहिए, मज़े से रहिए।